हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग थोड़े बहुत फंडामेंटल सीखेंगे, बेसिकली स्केलर और वेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है मोशन इन अ प्लेन? स्टार्टिंग इससे करते हैं। मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर मैंने आपको डिफरेंस बताया था 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन का। 1D मोशन को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां पर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और उस मोशन को हम लोग सिर्फ एक ही एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल मोशन जो होता है उसी को बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि यहां पर बॉडी एक प्लेन में मूव करती है। प्लेन समझ रहे ना, ये व्हाइट बोर्ड हमारा प्लेन है, या फिर हर तरफ एक प्लेन आप ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आप ग्राउंड में खड़े हो और आपने किसी स्टोन को फेंका, ठीक है, आपने एक स्टोन छोड़ो, एक बॉल को फेंका। स्टोन तो नहीं फेंकते, तो बॉल को फेंका तो बॉल कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा। यहां पर आपका फ्रेंड खड़ा है, वो कैच करेगा, ठीक है। अब इस मोशन को आप ऑब्जर्व करो। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां पर बॉल यहां से मूव करना स्टार्ट हुई थी। सपोज दैट यहां पहुंची, तो देखो आप किस में चेंज आया है। एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी वैल्यू चेंज हुई है और दूसरी वाई एक्सिस में भी वैल्यू चेंज हुई है। यहां पर उस बॉल के पोजीशन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको एक्स और वाई दोनों बताना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मैंने बोल दिया कि x के अलोंग आप चले जाओ 10 मीटर और y के अलोंग चले जाओ आप 8 मीटर। x के अलोंग 10, y के अलोंग 8, तो फिर आप उस बॉल की पोजीशन जान जाओगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि x के अलोंग 8 चले जाओ आपको बॉल मिल जाएगी। सिर्फ एक ही एक्सिस से ये चीज नहीं पॉसिबल है। यहां पर दोनों एक्सिस के अलोंग वैल्यूज बतानी पड़ रही हैं। सिंपली बोले तो ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 एक्सिस चाहिए। इसीलिए इसको बोलते हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि 2 एक्सिस से मिलके क्या बनता है? एक प्लेन बन जाता है। ये चीज हमें समझ आ गई कि क्या हम पढ़ने वाले हैं और इसका बेसिक मतलब क्या है। अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर? इस बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में फिर से बात करेंगे। एकदम फंडामेंटल से सीखेंगे स्केलर और वेक्टर के बारे में। क्लास 9th में हमने पढ़ा है डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो क्या होता है? सबसे पहले तो मैं वो बता दूं जो आपको हर जगह बताया जाएगा कि स्केलर में होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब ये चीज हम रट्टा तो मार लेते हैं, बट ये चीज हमारे समझ नहीं आती कि क्या है इसका एग्जैक्टली मतलब। तो एग्जांपल से समझते हैं। 3 केसेस लेते हैं। आप ए पे खड़े हो, ए पॉइंट पे आप खड़े हो, आप 80 मीटर आगे गए बी पॉइंट पे। ये है ए से बी के बीच का सेपरेशन 80 मीटर है और बी से सी के बीच का सेपरेशन 60 मीटर है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए आपसे तो आप कितना बोलोगे कि भाई डिस्टेंस तो होता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितनी दूरी चली गई है, तो कितना हो जाएगा 80 + 60 यानी कि 140 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट सेपरेशन। तो यहां इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, डायरेक्ट सेपरेशन हो जाएगा 80 + 60 यानी कि 140 मीटर। यहां पर दोनों सेम है। अगला एग्जांपल आप देखो, ए से बी पे गए, ये अगेन था 80 मीटर, बी से सी आप इधर गए, ये था 60 मीटर। डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो अभी भी होगा टोटल पाथ लेंथ यानी कि 80 + 60 यानी कि 140 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट सेपरेशन। बहुत पसीना आ रहा है, चश्मा निकाल रहा हूं। देखना, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इसके बीच का डायरेक्ट सेपरेशन क्या होगा? ये होगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा? 80 और 60, ये आ जाएगा हमारा 100।
यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। एक और केस ले लेते हैं, ए से बी आप सीधे गए और बी से सी आप पीछे आए, तो गए थे इधर 80 मीटर और लौटे हो आप 60 मीटर। सो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा आपका 80 + 60 यानी कि 140 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन। इनिशियल है ए, फाइनल है सी। सो ए से बी गए 80, बी से सी है 60, तो बचा कितना सेपरेशन आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बचा है, 80 - 60 यानी कि 20 मीटर। इतनी बात तो समझ आई ही होगी। अब देखते हैं हम चेंज एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। हर जगह ए से बी के बीच का सेपरेशन 80 है और बी से सी के बीच का सेपरेशन 60 है, यानी हर जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है। सो क्या चेंज है, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है। मैं पहले ए से बी इधर गया, बी से सी सीधे गया, फिर ए से बी इधर और बी से सी परपेंडिकुलर, फिर आगे जाके पीछे आ गया, यानी सिर्फ डायरेक्शन का चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन का चेंज करने से कौन सी क्वांटिटी अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है डिस्टेंस। आप देखो डिस्टेंस हर जगह पे सेम है, यानी कि डायरेक्शन को आप कितना भी चेंज कर लो, अगर 80 60 आप किधर भी जाओगे तो आपका डिस्टेंस रहेगा 140, यानी कि हम बोलेंगे कि इस पे डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर हर जगह पे 140 आ रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, या फिर जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी उस पर डायरेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को आप देखो, हमने हर जगह पे मैग्नीट्यूड को सेम रखा है बट डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, और डायरेक्शन को चेंज करने से हर जगह पे वैल्यू बदल गई है। यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे फर्क पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ रहा है कि बॉडी किधर जा रही है, मतलब डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। समझ आ रही बात। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपली आप ऐसे याद रखना कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाए, जो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाए तो वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन चेंज करने से क्वांटिटी ना चेंज हो, यानी अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो आप और वैल्यू ना बदले, वो स्केलर होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। सो आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसके आगे हम लोग सारी पढ़ाई करेंगे वेक्टर के बारे में, स्केलर में कुछ है ही नहीं खास पढ़ने को। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दोनों को बारी बारी से समझेंगे, ध्यान से समझना। पहला रिप्रेजेंटेशन ये है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और एरो बना दो। मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझना। जैसे फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, देखो यहां पर मान लो एक रखा है ब्लॉक, एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक रखा है, और मैं मान लो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इधर एक्स एक्सिस की तरफ, मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, तो मैं उधर लगा रहा हूं। इसको अगर मुझे बिना बोले दिखाना हो आपको, ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल के बता दिया कि 50 न्यूटन में उधर लगा रहा हूं, बट अगर मुझे सिर्फ एक डायग्राम बना के आपको बताना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो आप क्या समझ जाओगे, 50 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, 50 न्यूटन लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मतलब उस तरफ, तो आप समझ जाओगे कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जिसे आप देख के समझ जाओ कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि 50 न्यूटन लग रहा है, किधर लग रहा है, उधर लग रहा है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर याद रखना ये जो लेंथ होती है ये दिखाती है, ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है ये दिखाती है मैग्नीट्यूड, ये एरो दिखाता है डायरेक्शन, दिखाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल। एक अलग डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं, सब कुछ मिक्सअप ना हो। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं टेल,
और ये जो हमारा एरो जहां पर बना है इसको बोलते हैं हेड। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि मैं आगे अभी टेल और हेड का जो टर्म है वो यूज़ करूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर में। तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया कि सीधे एरो बना, सीधे लाइन सेगमेंट बना के एरो ड्रॉ कर दो जिधर डायरेक्शन है। दूसरी बात करते हैं कि अगर जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है आई जे के का, ध्यान से समझना, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी जेड एक्सिस जो कि आपकी स्क्रीन के बाहर है। समझ आ गई बात? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये बाहर है। सेम ब्लॉक रखा था, मैं पहले आपको ऐसे बोलता हूं कि एक ब्लॉक रखा है, मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो बोल दिया तो आपको समझ आ गया। बट अगर मुझे लिखना होता, यहां पर सिर्फ ब्लॉक बना है, मैं मान लो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि फोर्स लग रहा है 50 आई कैप। अब ये आई जे के क्या है एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ये मैं यूनिट वेक्टर में फिर से बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लेना कि आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के अलाउंग, और के रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, यानी अगर मैंने बोल दिया 50 आई कैप न्यूटन, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि भाई 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, आई कैप के अलाउंग। आई कैप किधर है, इधर है। तो ये चीज लिखने से भी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अगर मैं बिना बोले सिर्फ यही लिख देता हूं, और जिस बच्चे को पता है वेक्टर के बारे में वो समझ जाएगा 50 आई कैप यानी इधर लग रहा है, तो हमें इस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन हमें आने चाहिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमें दोनों मेथड से आने चाहिए। किसी भी टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिया हो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब अगर सपोज दैट कोई बॉडी है जिसपे मान लो फोर्स लग रहा है इधर कहीं पर, ठीक है, यहां पर ओरिजिन है, इधर कहीं पर फोर्स लग रहा, ब्लॉक रखा है, इधर फोर्स लग रहा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक तो तरीका ये है कि सीधे आप ऐसे एरो ड्रॉ करके बना दो, बट व्हाइट बोर्ड पे हम लोग 3D में तो बना नहीं सकते, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे सपोज दैट फोर्स इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई के अलोंग 4 जाओ, जे के अलोंग 3 जाओ, और के अलोंग 8 जाओ। ठीक है, अब ओरिजिन से कहां पहुंच गए हम लोग, इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये है हमारा वेक्टर, इस चीज को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आई जे के इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सीधे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके हम लोग एरो बना सकते हैं। ये है हमारे दोनों रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ये आपको ऑलरेडी पता है, बट इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा, पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखाए, वही हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो पहले हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। सपोज दैट मैंने बोल दिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है, और जो वैल्यूज हैं वो हैं 10, 15, 4। पहले इस तरीके से बोलते थे ना, जो पहली वैल्यू होती थी ये दिखाती थी एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग, और तीसरी वाली जेड एक्सिस के अलोंग। यानी कि हम समझ सकते थे कि एक्स के अलोंग आपको 10 जाना है, वाई के अलोंग आपको 15 जाना है, और जेड के अलोंग आपको 4 जाना है। आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ रही थी। अगर इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, वेक्टर आर, आर रिप्रेजेंटेशन है पोजीशन का, इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को दिखाए। एक चीज समझना आप, मैंने इससे पहले भी जब फोर्स को लिखा था तो ऐसे लिखा था, अभी वेक्टर आर को लिख रहा हूं तो ऐसे लिख रहा हूं। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि मान लो कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी ए है और वो वेक्टर है, तो वेक्टर जब हम लोग ऐसे बना देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक छोटी सी चीज का ख्याल रखना, बहुत छोटी सी चीज है कि ऐसा नहीं कि एरो, अगर सपोज दैट आपका वेक्टर इधर है, पोजीशन वेक्टर इधर है, तो ये नहीं करना कि ऐसे एरो बनाना, ये एकदम गलत है। ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना है।
इसके आगे आप वैल्यू लिख सकते हो और उस वैल्यू से क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर किधर लग रहा, बट रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, आप सिंबल लिखो और उसके ऊपर एक एरो बना दो। तो ये हो गई बात पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देखो आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है हमारे जेड एक्सिस। आप पहले यहां पर थे या फिर मान लो कोई बॉडी हमारी यहां पर थी ए पॉइंट पे, दूसरी बॉडी यहां पर है, सॉरी दूसरी बॉडी नहीं, यही बॉडी पहले ए पे थी और फाइनली यहां पर चली गई बी पे, चल के यहां आ गई। सो पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या था? पॉइंट्स ए और बी हैं, इसका जो पहले पोजीशन वेक्टर था ये था, हमने मान लिया R1, और जो इसका बाद में पोजीशन वेक्टर है ये है R2। ठीक है, पहले जो पॉइंट था यहां पर था, बाद में पॉइंट यहां है, तो पहला पोजीशन वेक्टर हो गया R1, दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया R2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? यहां से यहां, यही तो हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज दैट R1 की वैल्यू थी 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 2k कैप। R2 की वैल्यू थी 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। पहले बॉडी कहां थी? 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 2k कैप, यहां पर था पॉइंट ए, और फाइनली बॉडी है 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, यहां पर है। तो यहां से आप यहां पहुंच गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है ना। अब इस वेक्टर को कैसे निकालोगे आप? इसको अगर हमें देखना हो, सो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, डी वेक्टर या एस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो करते क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि R2 माइनस R1। हम यही तो करते आ रहे हैं। देखो आप कि अगर आप पहले 3 पे थे, x इक्वल टू 3 पे थे, अभी आप x इक्वल टू 8 पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 पे थे, 8 पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है ना, यानी कि 5। तो ये चीज हमें पहले से पता थी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो वही काम यहां पर करना कि जैसे यहां पर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किया था, यहां पर भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, और क्या आ जाएगा? 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 2k कैप। ब्रैकेट ओपन होगा, सब कुछ माइनस में हो जाएगा। सो 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप माइनस 3i कैप माइनस 10j कैप माइनस 2k कैप। यहां से जो हमारा आंसर आएगा 10। अच्छा, एक चीज याद रखना, i में से i को ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वहां पर डिटेल में देखेंगे। यहां पर आप समझना, i में से i ही सब्ट्रैक्ट होगा। सो 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7 बचा। तो 7i कैप। 2 माइनस 10 यानी कि माइनस 8j कैप। 8 माइनस 2 यानी कि प्लस 6k कैप। ये निकल आया है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यानी कि 7i कैप माइनस 8j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकला है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। यहां पर मैंने 6 टाइप्स लिखे हैं, 1-2 टाइप्स और हो सकते हैं। देखना, यूनिट वेक्टर है, दूसरा है जीरो और नल वेक्टर, तीसरा है को इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो जो मैंने बोला कि कई बार 1-2 टाइप्स और लिखे जाते हैं, बट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कई बार लिख देते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आप समझ आ जाती हैं। देखना कैसे। पहली बात है यूनिट वेक्टर की। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट मतलब हमें पता है ना, 1।
जो आई जे के मैं बोलता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जे कैप जो है हमारा वो है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जो के कैप होता है वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सो आई जे कैप को हमने प्री डिफाइंड किया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको बोला गया आई कैप। अगर आप 5 आई कैप बोलोगे तो लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ये तो प्री डिफाइंड है। इसके अलावा कोई वेक्टर मान लो इस तरीके से है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये भी हमारा यूनिट वेक्टर है। जब कोई आपसे यूनिट वेक्टर बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरा है जीरो और नल वेक्टर, तो हमें नाम से ही पता चल जा रहा है, ये सारे हम ओरल ही डिस्कस कर सकते हैं। जीरो और नल वेक्टर, जीरो का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, मतलब कुछ नहीं, तो जीरो वेक्टर। तीसरा है को इनिशियल वेक्टर, यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे सपोज दैट ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सेम है, तो इसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं दो वेक्टर के, अगर सेम है स्टार्टिंग पॉइंट तो है को इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, यानी सिंपली यूं आप समझ सकते हो आइडेंटिकल हो। एक वेक्टर है ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है ये, सॉरी डायरेक्शन एकदम सेम होनी चाहिए, यानी पैरेलल। ये है वेक्टर बी, सो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, हमें दिखाई पड़ रहा, लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इस केस में ए और बी क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ये था हमारा को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर का मतलब हमें पता है ना, एक ही लाइन के अलोंग। सो अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर सपोज दैट इस तरीके से बी, यहां से स्टार्ट हुआ था यहां पर गया है, एक ही लाइन में है, तो ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना आप, क्योंकि कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है इसमें। सपोज दैट ये मार्कर है एक वेक्टर, दूसरा ये पेन है, ठीक है, तो एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों एक ही प्लेन में तो हैं। किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों हमारे एक ही प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। मान लो एक वेक्टर और है यहां पर, वेक्टर सी भी है, तो भी ये क्या है? अभी कोप्लेनर है। दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, इसको आप ध्यान रखना। अगर सिर्फ दो वेक्टर्स हैं तो वो ऑलवेज कोप्लेनर है। देखते हैं कैसे। एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर सपोज दैट आपकी तरफ है, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो इस प्लेन में है, ये वाला इस प्लेन में है, तो कैसे कोप्लेनर है? ऐसे नहीं देखना, हमें देखना कैसे है, इसको आप देखो और इसको आप देखो, इन दोनों से जो प्लेन पास हो रहा हो, ठीक है। याद रखना इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन होगा या फिर वाई जेड प्लेन होगा या फिर एक्स जेड प्लेन होगा, हर जगह पे एक प्लेन हो सकता है। सो अगर एक वेक्टर यहां पर है, दूसरा वेक्टर यहां पर है, आप ऐसे लाके ज्वाइन करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये दोनों इस प्लेन में है। अगर यहां पर ऐसे व्हाइट बोर्ड होता तो यहां पर ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते थे। तो दो अगर वेक्टर्स हैं सिर्फ, तो वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। तीन वेक्टर्स हैं, सपोज दैट एक तीसरा भी आ गया यहां पर, अगर वो इन दोनों के ही प्लेन में है तब तो कोप्लेनर होगा। अगर वो इधर निकल आया तो फिर कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि अब कोई भी प्लेन ऐसा नहीं बन सकता जो तीनों वेक्टर्स जिसमें दिखाए जा सके। तो ठीक है, सिंपली आप ये ध्यान रखना कि अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो कोप्लेनर हैं। दो वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, दो से ज्यादा अगर हैं तो हमको निकालना पड़ता है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो 6 वैरायटीज हैं इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि इतने ही है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे की ये फंडामेंटल है इसलिए मैंने यहां पर बताया। अपोजिट ऑफ अ वेक्टर आ जाता है जिसमें बोलते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो,
तो उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं करूँगा। आज का ये वीडियो हमारा फंडामेंटल था, इसीलिए इसको यहीं पर बंद करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग थोड़ी सी अच्छी चीज़ें देखेंगे जो हमारी काम की होंगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, या फिर डिवीज़न ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत फंडामेंटल था, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।